बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 है हेल्थ एंड सेफ्टी। सेक्शन 13 क्लीनिनेस। सबसेक्शन 1 एवरी फैक्ट्री shall be kept clean and free from effluvia arising from any drain, privy or other nuisance and in particular। तो कोई भी फैक्ट्री है उसको साफ सुथरा रखा जाए। एफ्लूविया से मुराद ये है कि कोई भी अनप्लेजेंट या हार्मफुल डिस्चार्ज है किसी ड्रेन से आ रहा है। प्राइवी का मतलब ये है कि कोई भी क्लोज स्पेस से डिस्चार्ज है, कोई भी जैसे टॉयलेट है वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। और अदर न्यूजियंस, न्यूजियंस से मुराद ये है कि कोई भी अनोइंग, इरिटेटिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोई भी चीज़ एंड इन पर्टिकुलर। तो अब नीचे सब चीज़ें बता दी हैं कि किन किन चीज़ों को साफ सुथरा रखना है। क्लॉज ए है accumulation of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other method, any other effective method from the floors and benches of workrooms and from staircases and passages and disposed of in a suitable manner। तो जो भी डर्ट है, रिफ्यूज से मुराद यहाँ पर डिस्चार्ज है, वेस्ट है, उसको क्या है डेली बेसिस पे वहाँ से रिमूव करना चाहिए। फ्लोर्स को, स्टेयर केसेस को, वर्क रूम के बेंचेस को किस तरह से साफ सुथरा रखना है, उनको सूटेबल मेथड होना चाहिए कि उनको साफ रखा जाए। फिर वहाँ से जो भी वेस्ट होगा उसको डिस्पोज ऑफ भी प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, उसका भी तमाम मेथड्स पता होने चाहिए जो वहाँ पर सफाई कर रहे हैं। Clause B, the floor of every workroom shall be cleaned at least once in every week by washing, using disinfectant where necessary or by some other effective method। तो जो वर्क रूम के फ्लोर हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा साफ होना चाहिए, वो बाय वॉशिंग। ठीक है, कोई भी प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें जो वहाँ पे, और ये कोई भी इफेक्टिव मेथड जो इस्तेमाल करके उसके जो फ्लोर है उसको साफ रखा जाए। Clause C, where the floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process to such extent as is capable of being drained, effective means of drainage shall be provided and maintained। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो किसी जगह पर हो रहा है और उससे ये चांसेस हैं कि यहाँ उसका जो फ्लोर है वो वेट हो सकता है, कोई पानी है या कोई भी लिक्विड है जिसकी वजह से वो फ्लोर गीला हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये है कि प्रॉपर ड्रेन का वहाँ पर सिस्टम होना चाहिए ताकि फ्लोर गंदा ना हो, फ्लोर गीला ना हो, जो भी लिक्विड जो भी डिस्चार्ज वहाँ से हो रहा है वो प्रॉपर ड्रेन हो जाए। क्लॉज डी, all inside walls and partitions, all ceiling or tops of rooms and walls, sides and tops or passages and staircases shall। अब ये, अब जो क्लॉज डी है उसके आगे सब क्लॉजेस भी बता दी गई हैं। तो ये किस बारे में है, जो भी वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, सीलिंग, टॉप, रूम्स, जो भी साइड्स हैं, स्टेयर केसेस हैं, पैसेजेस हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। सब क्लॉज 1, वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड बी रिपेयर्ड और री वार्निश्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 ईयर। तो 5 सालों में एक दफ़ा जो भी दीवारें हैं, सीलिंग हैं, रूम्स हैं, पार्टीशंस हैं, उनको पेंट या वार्निश होना चाहिए या फिर रीपेंट या री वार्निश्ड होना चाहिए। सब क्लॉज 2, वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड and have smooth impervious surfaces। impervious का मतलब होता है impermeable, यानी कि नॉट अलाउइंग फूड टू पास थ्रू। तो ऐसे सर्विस जहाँ जो अलाउ नहीं करती हैं कि फ्लूइड जो है वहाँ से पास करे। बी क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी 14 मंथ्स बाय सच मेथड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या है कि जो भी वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, सीलिंग है, उनको पेंट और वार्निश्ड होना चाहिए। और उनके ऊपर इम्पर्वियस सरफेस अगर है, कोई ऐसी पेंट हुआ हुआ है कि वो लिक्विड को पास नहीं होने दे, तो उनको भी साफ होना चाहिए एवरी 14 मंथ्स, जो भी मेथड प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। Subclause 3, in any other case kept whitewashed or color washed, and the whitewashing or color washing shall be carried out at least once in every 14 months। इसके अलावा जो भी वाइट वॉश या कलर वॉश हो रहा है तो वो भी एटलीस्ट होना चाहिए once in every 14 months। Clause E, the dates on which the process required by Clause D are carried out shall be entered in prescribed register। तो जिन जिन डेट्स को ये काम होंगे, वाइट वॉश हो रहा है, वार्निश हो रही है या पेंट हो रहा है, तो वो डेट रजिस्टर पर मेंशन होनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड रहे कि इस डेट पर इस फैक्ट्री ने अपनी सीलिंग्स को, पार्टीशंस को, वॉल्स को जो है वो पेंट किया है, वार्निश किया है। Subsection 2, if in view of the nature of operations carried on in a factory, it is not possible for the occupier to comply with all or any of the provisions of subsection 1।
अगर कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है, सपोज एक फैक्ट्री है, उसको 5 साल हो गए हैं पेंट किए हुए, लेकिन 5 साल की म्याद पूरी होने पर उस फैक्ट्री में कोई ऐसा काम चल रहा है कि वो उसको रोक नहीं सकते। अब जाहिर है अगर वहाँ पे पेंट होगा, वाइट वॉश होगा, वार्निश होगी, तो सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, उसके बाद ये काम होगा। लेकिन कोई ऐसा ऑपरेशन वहाँ चल रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसको रोका नहीं जा सकता, रोकेंगे तो उनका नुकसान होगा। तो ऐसी सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कहेगी? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय एन ऑर्डर एग्जेम्प्ट सच फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट सबसेक्शन एंड स्पेसिफाई ऑल्टरनेटिव मेथड्स तो फॉर कीपिंग द फैक्ट्री इन ए क्लीन स्टेट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको इस सब सेक्शन से एग्जाम कर देगी और उनके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड प्रिस्क्राइब करेगी कि फैक्ट्री को साफ रखा जा सके। Section 14 Disposal of Waste and Effluent. Subsection 1 Effective arrangement shall be made in every factory for the disposal of waste and effluents due to manufacturing process carried on therein. तो जो भी वेस्ट फैक्ट्री से निकल रहा है, जो इफ्लुएंट फैक्ट्री से निकल रहे हैं, तो उसका क्या है, प्रॉपर एक उसका डिस्पोज ऑफ का अरेंजमेंट होना चाहिए कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक फैक्ट्री से उसका सारा डिस्पोज या वेस्ट जो है वो फैक्ट्री से ऐसे ही बाहर आ रहा है और वो बाकियों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो। The provincial government may make rule prescribing the arrangement to be made under subsection 1 or requiring that the arrangement made in accordance with the subsection shall be subject to the approval of such authority as may be prescribed. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना देगी कि जो सबसेक्शन 1 में चीज़ें बताई गई हैं कि डिस्पोज कैसे करना है वेस्ट और इफ्लुएंट को, तो अरेंजमेंट में बी मेड अंडर, ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंडर अरेंजमेंट किए जाएंगे। या फिर क्या किया जाएगा, रिक्वायरिंग दैट द अरेंजमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन, जो अरेंजमेंट्स हैं सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो किए जाएंगे वो किसके थ्रू किए जाएंगे, वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के अप्रूवल से किए जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बना देगी या फिर अथॉरिटी अप्रूव करेगी कि वो किस किस मेथड से अपनी फैक्ट्री के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें। Section 15 Ventilation and Temperature. Subsection 1 Effective and suitable provisions shall be made in every factory for securing and maintaining in every workroom. So ventilation and temperature को फैक्ट्री में मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से काम किए जाएंगे, और स्पेशली ये कहाँ पर होगा, वर्क रूम में होगा। हर वर्क रूम को सिक्योर और मेंटेन किया जाए इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। वो कैसे किया जाएगा, क्लॉज ए एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। तो वहाँ पर ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि जो है वो वेंटिलेशन हो फ्रेश एयर की। ये ना हो कि कोई इस तरह का रूम है कि वो हर जगह से बंद है, कहीं से कोई भी फ्रेश एयर नहीं आ रही है, कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। Clause B such temperature as will secure to work therein reasonable conditions of comfort and prevent injury to health and in particular. उसके बाद टेम्परेचर की बात आ जाती है कि टेम्परेचर जो है वो इतना होना चाहिए कि जहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में काम करें, कोई भी उस टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को इफेक्ट ना हो, कोई इंजरी ना हो, वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में वहाँ काम कर सकें। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी टेम्परेचर रिलेटेड। Sub clause 1 The walls and roof shall be of such material and so designed that such temperature shall not be exceed but kept as low as practicable. तो जो वॉल्स एंड रूफ्स हैं वो इस तरह के मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, वो नॉर्मल रहे टेम्परेचर जो कि बाहर का है, जो फैक्ट्री के बाहर का जो भी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है वही अंदर रहे। ये ना हो कि इस तरह की सीलिंग्स हैं या इस तरह का रूम कंस्ट्रक्ट हुआ है कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के चांसेस हों। सब क्लॉज 2 where the nature of the work carried on in the factory involves or is likely to involve the production of excessively high temperature, such adequate measures as are practicable shall be taken to protect the worker therefrom by separating the process which produce such temperature from the workroom by insulating the hot parts or by other effective means. अब कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फैक्ट्री में चल रहा है जिससे ये चांसेस हैं कि उस वर्क रूम का टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो वहाँ पर एडिक्वेट मेजर्स करने हैं। वो किस तरह करने हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए बाय सेपरेटिंग द प्रोसेस, उस प्रोसेस को सेपरेट किया जाए
और क्या है, जो अगर किसी मशीनरी में काम हो रहा है तो उस मशीनरी के हॉट पार्ट्स को जो है वो इंसुलेट कर दिया जाए ताकि वो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज ना कर सके। ठीक है, ये वर्कर्स की सेफ्टी के लिए है कि जिस मशीनरी पे काम हो रहा है या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होने का खतरा है, तो उसके हॉट पार्ट्स को इंसुलेट कर दिया जाए। Subsection 2. The provincial government may prescribe a standard of adequate ventilation and reasonable temperature for any factory or class or description of factories or parts thereof, and direct that a thermometer shall be provided and maintained in such place and position as may be specified. तो provincial government है वो standard method बता देगी किसी भी factory को कि ventilation या temperature maintain करने के लिए क्या क्या काम करने हैं, और provincial government direct करे कि एक thermometer provide किया जाए उस जगह पर और मेंटेन किया जाए ताकि ये पता चल सके, ये मॉनिटर किया जा सके कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो किस हद तक बढ़ रहा है। Subsection 3. If it appears to the provincial government that in any factory or class or description of factories excessively high temperature can be reduced by such method as whitewashing, spraying or insulating, and screening outside walls or roofs or windows, or by raising the level of the roof, or by insulating the roof either by an air space or double roof, or by the use of insulating roof material, or by other methods, it may prescribe such of these or other methods to be adopted in the factory. इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज में क्या करेगी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए मेथड्स प्रोवाइड कर सकती है। उन्होंने मेथड बता दी किस किस तरीके से हाई टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सकता है। वाइट वॉशिंग से किया जा सकता है, स्प्रेइंग से, इंसुलेशन से, और दीवारों को बाहर स्क्रीनिंग आउटसाइड वॉल्स और रूफ और विंडोज, या फिर जो रूफ हैं उनका लेवल हाई करने से, रूफ को इंसुलेट करने से। और वो किस तरह से किया जा सकता है, आइदर बाय एयर स्पेस और डबल रूफ। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं जिससे रूफ को इंसुलेट किया जा सकता है, या कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे रूफ को इंसुलेट कर सके, या कोई और मेथड जिसके थ्रू उस वर्क रूम का टेम्परेचर रिड्यूस किया जा सकते हैं। ये कुछ मेथड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए हैं, या फिर कोई और मेथड अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो वो फैक्ट्री अडॉप्ट कर सकती है। Section 16. Dust and fumes. Subsection 1. In every factory in which, by reason of the manufacturing process carried on, there is given off any dust or fume or other impurity of such a nature or to such an extent as is likely to injurious or offensive to the workers employed therein. अब कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है जिससे डस्ट एंड फ्यूम या इम्प्योरिटीज़ जो है वो पूरे वर्क रूम में फैल सकती हैं, और उससे क्या होता है, बाय इनहेलेशन जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए वो खतरनाक है। ठीक है, डस्ट है, वो फ्यूम है, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उसको इनहेल करेंगे और फिर वो उनके लिए लंग्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो और वो ऑब्वियसली इंजीरियस है उन वर्कर्स के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई भी बीमारी उनको हो सकती है वहाँ से लंग्स रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव मीन्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इट्स एक्यूमुलेशन इन एनी वर्क रूम। तो प्रॉपर वहाँ पर मेजरमेंट्स की जाएंगी, प्रॉपर इफेक्टिव मेथड्स अडॉप्ट किए जाएंगे कि प्रिवेंट किया जाए कि जो वर्क रूम में जो डस्ट एंड फ्यूम्स हैं उनके एक्यूमुलेशन को, एंड इट्स इनहेलेशन बाय वर्कर्स। और इफेक्टिव मेजर्स किए जाएँ कि जो है वो डस्ट और उनका, या तो उनको ऐसा मेथड होना चाहिए कि वो वर्क रूम में एक्यूमुलेट ना हो, वो फ़ौरन जो है वो कोई ऐसा वेंटिलेशन का टेम्परेचर होना चाहिए, या कोई भी एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए, कोई भी एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए कि वो कमरे से बाहर चले जाएँ, या फिर प्रॉपर मीन्स होने चाहिए, कोई प्रॉपर मास्क पहने होने चाहिए कि वर्कर जो है वो उसको इनहेल ना कर सकें। If any exhaust appliance is necessary for this purpose, it shall be applied as near as possible to the point of origin of the dust, fume, or other impurity, and such point shall be enclosed as far as possible. ठीक है, और अगर कोई एग्जॉस्ट सिस्टम अप्लाई करना है तो वो जिस मशीनरी के पास, जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से डस्ट एंड फ्यूम निकल रहे हैं वहाँ पर अप्लाई होना चाहिए ताकि जो है वो एग्जॉस्ट हो सके जितनी भी डस्ट एंड फ्यूम्स हैं, और वो वर्कर्स को इफेक्ट ना करें। In every factory, no stationary internal combustion engine shall be operated unless, कोई भी internal combustion engine जो है वो ऑपरेट नहीं होगा unless
द एग्जॉस्ट इज कंडक्टेड इनटू ओपन एयर, जब तक ये एग्जॉस्ट को जो है वहां पर ऑपरेट नहीं किया जाता ओपन एयर में, एंड एग्जॉस्ट पाइप आर इंसुलेटेड टू प्रिवेंट द स्कैल्डिंग एंड रेडिएशन हीट। स्कैल्डिंग का मतलब होता है बर्निंग, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट। तो क्या है कि स्टेशनरी इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो ऑपरेशन में नहीं आएगा जब तक यहाँ पे प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर एग्जॉस्ट पाइप वहाँ पर नहीं वहाँ पे इंसुलेट किए जाएंगे कि जो है वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को या रेडिएशन हीट को प्रिवेंट किया जा सके। एंड नो इंटरनल कंबशन इंजन शैल बी ऑपरेटेड इन एनी रूम अनलेस, और इंटरनल कंबशन इंजन भी ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि effective measures have taken to prevent such accumulation of fumes therefrom as are likely to be injurious to the workers employed in the worker। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है स्टेशनरी इंटरनल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये दोनों ऑपरेट होंगे किसी भी जगह पर, तो जब तक कि इनके प्रॉपर मेजर नहीं होंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम वहां पर नहीं किया जाएगा कि जो हाई टेम्परेचर है उसको और जो बर्निंग है एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर रेडिएशन हीट हो उसको प्रिवेंट किया जा सके, या फिर जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसका फ्यूम जो है वो एक्यूमुलेट होने का खतरा है जो कि वर्कर्स के लिए नुकसानदेह है, तो जब तक उसके लिए इफेक्टिव मेजर्स नहीं किए जाएंगे ये दोनों ऑपरेशन में नहीं आ सकते हैं। सेक्शन 17 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। Subsection 1. The provincial government may, in respect of all factories in which humidity of the air is artificially increased, make rules. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एयर की ह्यूमिडिटी, अगर किसी ऐसा एरिया है या ऐसा रूम है जहाँ पर एयर की ह्यूमिडिटी जो है वो एक नॉर्मल लेवल से लो है, तो क्या किया जाएगा, मतलब कम है वहाँ पर, तो उसको आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जा सकता है, और उसके मुतालिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। Clause A, prescribing standard of humidification. Clause B, regulating the method used for artificially increase the humidity of the air. Directing prescribed tests for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded. And prescribing methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of air in the workroom। तो ये क्या है, रूल्स बना दिए हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब कर देगा प्रिवेंशन गवर्नमेंट ह्यूमिडिफिकेशन के, फिर क्या है मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे आर्टिफिशियली एयर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए, फिर डायरेक्ट किया जाएगा, टेस्ट किए जाएंगे कि इस रूम की जो वर्क रूम है उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके फिर अगर वो कम होगी तो आर्टिफिशियली फिर उसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज की जाएगी। जो मेथड प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा तो फैक्ट्री जो है उनमें से कोई भी अडॉप्ट कर कर एडिक्वेट वहाँ पे वेंटिलेशन और कूलिंग का सिस्टम करेगा वर्क रूम में। तो अब ह्यूमिडिफायर भी मिलते हैं, और छोटे छोटे भी होते हैं और बड़े लेवल पे भी मिल जाते हैं, जिससे आर्टिफिशियली किसी भी रूम की ह्यूमिडिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। Subsection 2. In every factory in which the humidity of air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply or other sources of drinking water or shall be effectively purified before it is so used. तो किसी फैक्ट्री में आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी इंक्रीज की जा रही है तो उसके लिए जो वाटर यूज होगा वो पब्लिक सप्लाई से यूज होगा, या फिर जो वो ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री में यूज हो रहा है वो यूज हो सकता है, ठीक है, या फिर प्यूरिफाई किया जाए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिफायर में जो भी पानी यूज किया जाएगा वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। If it appears to an inspector that the water used in the factory for increasing humidity, which is required to be effective purified under subsection 2, is not effectively purified, he may serve on manager of the factory an order in writing specifying the measures which, in his opinion, shall be adopted and requiring them to be carried out before a specified date। और अगर जो इंस्पेक्टर वहाँ पे इंस्पेक्ट करने आया है किसी भी फैक्ट्री में और वहाँ उसके नोटिस में ये बात आती है कि जो ह्यूमिडिफायर यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसमें कोई भी प्यूरिफाइड वाटर यूज़ नहीं हो रहा, तो इंस्पेक्टर क्या है वो मैनेजर को बुलाकर इन राइटिंग उससे ये पूछ सकता है या उसको कह सकता है कि आप ये मेथड अडॉप्ट करें, और ये वो डेट बता देगा कि ये स्पेसिफाइड डेट है, सपोज अगले हफ्ते की बता देगा या अगले महीने की बता देगा कि इस डेट तक आपने ये अपने मय्यस पूरे कर लेने हैं, ह्यूमिडिफायर को जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। Section 18. Overcrowding. Subsection 1. No workroom in any factory shall be overcrowded to an extent injurious to the health of the worker employed therein. तो एक वर्क रूम में ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी वर्क रूम वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए,
और ओवरक्राउड होने का मकसद ये है कि वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चल रहा है, वहाँ पर अगर इतने सारे वर्कर्स भी काम होंगे तो कोई ना कोई वहाँ पर डेंजर का खतरा है, कोई भी इंजर हो सकता है, कोई भी भगदड़ मच सकती है, उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, कोई भी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे जो है वो खौफ फैल के जो है कोई ना कोई मसला हो सकता है। किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उससे लोग खौफजदा हो सकते हैं। ठीक है, कहीं वहाँ पर क्राउड ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर काम एक तो मैनेज भी नहीं होगा वहाँ पर, और फिर किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में, कोई भी सपोज फायर की कोई सूरत हाल है, कोई एग्जिट है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो खतरा हो सकता है कि कोई इंजर हो सकता है भाग दौड़ में। तो इसलिए प्रॉपर एक वर्क रूम में कितने लोग होने चाहिए या कितने वर्कर्स होने चाहिए और उन वर्कर्स के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, ये सब डिफाइन कर दिया जाता है। Subsection 2. Without prejudice to the generality or provision of subsection 1, they shall be provided for every worker employed in a workroom. अब जो सबसेक्शन 1 है उसमें नाइंसाफ़ी किए बगैर हर वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है, हर वर्कर को एम्प्लॉयड किया जाता है वर्क रूम में। किस किस क्या क्या स्पेसिंग होगी उनकी वो यहाँ बता दी है। क्लॉज ए है एटलीस्ट 350 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस इन केस ऑफ ए फैक्ट्री in existence on the date of commencement of Labor Law Amendment Ordinance 1972. लेबर लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1972 के टाइम पर जो भी फैक्ट्रीज थी उनके लिए क्या क्या फासला था कि वो उनमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके दरमियान 350 क्यूबिक फीट की स्पेस होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 500 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस इन केस ऑफ फैक्ट्री बिल्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ। अब क्लॉज ए में तो ये बता दिया था कि जो फैक्ट्रीज इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले बनी थी, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस आने के पहले बनी थी उनके लिए ये फासला है, और जो इस ऑर्डिनेंस आने के बाद में बनी उनके लिए 500 क्यूबिक फीट का फासला है कि वो इस तरह से तामीर की जाए कि उसमें लेबर्स के दरमियान जो फासला होगा, जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान जो फासला होगा वो 500 क्यूबिक फीट का होगा। ये पॉसिबिलिटी इसलिए यहाँ पे दी गई कि हो सकता है वहाँ पर उनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से की गई हो कि वहाँ पर स्पेसिंग इतनी ज़्यादा ना दी जा सके। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आ गया था 1972 में, उसके बाद जो फैक्ट्रीज तामीर हुई, बिल्ड की गई, तो उनके लिए ये कंडीशन थी कि वहाँ वो इतना फासला होना चाहिए वर्कर्स के दरमियान, वो कितना होगा 500 क्यूबिक फीट, तो इसी तरह उसकी उनकी कंस्ट्रक्शन भी की जाए। Explanation. For the purpose of this subsection, no account shall be taken of a space which is more than 14 feet above the level of the floor of the room. अब ऊपर क्लॉज ए और बी में तो हम पढ़ चुके हैं कि जो लेबर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उस पर जो उस तक जो फैक्ट्रीज बनी गई थी उनके लिए 300 क्यूबिक फीट था, और फिर जब उसके बाद जो बिल्ड हुई थी 1972 के ऑर्डिनेंस के बाद जो फिर बिल्ड होनी थी वो कितना था, वो 500 क्यूबिक मीटर था, 500 क्यूबिक था। तो अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो ये सब सेक्शन है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसमें जो वर्कर्स का फासला है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर देखिए सपोज जैसे ये एक लेवल है, ये अबव लेवल है, यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका फासला तो वही होगा 300 या 500 क्यूबिक। लेकिन अगर सपोज एक वर्कर यहाँ काम कर रहा है और एक वर्कर यहाँ काम कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो 500 या 300 क्यूबिक का फासला है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऊंचे लेवल पे काम कर रहा है, 14 फीट अबव वो काम कर रहा है, तो ऑलरेडी उनका फासला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये 14 फीट का नहीं है, ये जो आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर कोई पर्सन यहाँ काम कर रहा है और वर्कर यहाँ काम कर रहा है तो उनकी दोनों के दरमियान जो ऊपर सब सेक्शन में हमने क्लॉजेस, अब क्लॉजेस में हमने जो ऊपर क्लॉजेज हमने ए और बी क्लॉज में हमने जो फासले पड़े थे वो यहाँ कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो 14 फीट अबव यहाँ पे काम कर रहा है तो ऑलरेडी उनका फासला बढ़ गया है, वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मौजूद हैं, इसलिए ये सब सेक्शन इस सूरत हाल में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। Subsection 3. If the chief inspector by order in writing so requires, there shall be posted in each workroom of a factory a notice specifying the maximum number of workers who may, in compliance with the provisions of this section, be employed in the room. चीफ इंस्पेक्टर अगर ऑर्डर करे इन राइटिंग कि जितने भी वर्क रूम है वहां पर स्पेसिफाई किया जाए कि यहाँ पर मैक्सिमम इतने वर्कर्स काम कर सकते हैं, और जो वहां पर मैक्सिमम वहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा और उससे ज्यादा वर्कर्स वहां पे काम नहीं करेंगे। Subsection 4. The chief inspector may, by order in writing, exempt, subject to such conditions as he may think fit to impose, any workroom
from the provision of this section if he is satisfied that compliance therewith in respect of such room is not necessary for the purpose of health of worker employed therein. चीफ इंस्पेक्टर इन राइटिंग, ये जो ऊपर उसने कंडीशन दी थी, इसको एग्जाम कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि एक रूम में ओवर क्राउडेड नहीं है, वर्कर्स वहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग से काम कर रहे हैं, किसी भी हेल्थ को नुकसान नहीं है, तो वो इस वाली कंडीशन को एग्जाम कर सकता है. Section 19, lightning. Subsection 1. In every part of a factory where the workers are working or passing, there shall be provided and maintained. अब जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं और वहाँ पर गुजरने का रास्ता है, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि नजर आए क्या काम हो रहा है, किस तरह काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए. सफिशिएंट और सूटेबल लाइटनिंग, नेचुरल और आर्टिफिशियल और बोथ. या तो कमरे की कंस्ट्रक्शन, जो वर्क रूम है उसकी कंस्ट्रक्शन या पैसेज की कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए कि नेचुरली वहाँ पर अगर दिन है तो वहाँ पर इतनी रोशनी हो कि वहाँ पर लाइट लगाने की ज़रूरत ना हो, या फिर अगर कोई ऐसा पैसेज है, ऐसा वर्क रूम है जहाँ पर लाइट नहीं आ रही, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही, डे लाइट वहाँ पर नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का बंदोबस्त करना ज़रूरी है. क्लॉज बी, emergency lighting of special points in workroom and passages to functional automatically in case of a failure of the ordinary electric supply system. वर्करूम में इमरजेंसी लाइट का भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो फेल हो जाए, वहाँ पे लाइट चली जाए, तो प्रॉपर ऑटोमेटिकली वो इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाए वर्करूम में या फिर पैसेज में. Subsection 2. In every factory, all glazed windows and skylights used for the lighting of the workroom shall be kept clean on both the outer and inner surface and free from obstruction as far as possible under the rules framed under subsection 3 of section 15. तो अगर जो विंडोज़ हैं और उसके ऊपर वो ग्लेज्ड विंडोज़ हैं और जो स्काई लाइट्स हैं वो प्रॉपर साफ़ होनी चाहिए. ये नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है जिससे उनके ऊपर डर्ट आ गई है या फिर वो ग्रीजी से हो गए हैं और फिर जो विंडो के आर पार जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा है, और नज़र आने के साथ साथ वहाँ पर डे लाइट नहीं पहुँच रही है, तो प्रॉपर उसका सफाई का सिस्टम होना चाहिए. प्रॉपर वहाँ पर उनको जो विंडोज़ हैं, स्काई लाइट्स हैं, उनको प्रॉपर साफ़ होना चाहिए ताकि डे लाइट पहुँच सके. Subsection 3. In every factory, effective provisions shall, so far as is practicable, be made for the prevention of. हर फैक्ट्री में प्रॉपर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं. किस किस चीज़ के लिए? Clause A. Glare either directly from any source of light और by reflection from a smooth और polished surface. तो ग्लेयर क्या है? ग्लेयर ये है कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिक लाइट से या फिर सन से एक स्ट्रॉन्ग शाइन लाइट जो है वो ऐसे होता है कि जैसे अगर उस गाड़ी की भी लाइट बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में पड़े तो आप फ़ौरन से आंखें बंद कर लेते हैं. तो इस तरह की शार्प या डायरेक्ट लाइट नहीं इस तरह से पड़नी चाहिए किसी की आंखों में. तो इस तरह उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए. Clause B. The formation of shadows to such an extent as to cause eye strain or risk of accident to any worker. तो कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए कहीं पे शेडो आ रहा हो और वो आई स्ट्रेन कॉज करे या फिर किसी भी वर्कर के लिए जो है वो एक्सीडेंट का बायस बने. Subsection 4. The Prevention Committee may prescribe standard of effective and suitable lighting for factories or for any class or description of factories और फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो प्रिवेंशन गवर्नमेंट है वो सफिशिएंट और सूटेबल लाइटनिंग जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी भी क्लास ऑफ फैक्ट्रीज या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कि ये स्टैंडर्ड है और आपको ये यूज़ करना है. तो जो फैक्ट्रीज मालकान हैं, जो फैक्ट्रीज ऑक्यूपायर्स हैं, वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं. Section 20. Drinking water. Subsection 1. In every factory, effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all workers employed therein a sufficient supply of wholesome drinking water. फैक्ट्री में प्रॉपर और इफेक्टिव अरेंजमेंट होने चाहिए. जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं उनको हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके, वो प्यूरिफाइड हो, वो प्रॉपर वहाँ पर जो भी कूलर हैं या इस तरह की चीज़ें, तो वो सफाई का भी इंतज़ाम हो और प्रॉपर साफ़ पानी जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाए. सूटेबल पॉइंट्स हो, ये नहीं कि फैक्ट्री में बहुत बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर एक जगह पीने का पानी है, सूटेबल पॉइंट्स पर जो है वो पीने के पानी की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ. Subsection 2. All such points shall be legibly marked drinking water in a language understood by the majority of workers. Drinking water के जो points होंगे वहाँ पर clearly readable, देखें legible means readable,
कि और ऐसी लैंग्वेज में लिखा हो जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो है वो उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में भी लिख दें कि अगर कोई वहाँ पर इस तरह का ऐसे कोई फॉरनर भी काम कर रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वर्कर कौन होंगे यहाँ पर जिनको उर्दू समझ आएगी, तो उर्दू में वहाँ पर लिख दिया जाए कि ये पीने का पानी है। ठीक है, और किसी ऐसी लैंग्वेज में ना लिखा हुआ हो कि जो अंडरस्टैंड ही ना कर सकें। And no such point shall be situated within 20 feet of any washing place, urinal, or latrine unless a shorter distance is approved in writing by the chief inspector. लेकिन कोई भी जो ड्रिंकिंग वाटर का ये पॉइंट है वो 20 फीट के अंदर नहीं होना चाहिए किसी भी वॉशिंग या लैट्रिन या यूरिनल्स की स्पेस में, यानी कि इनका फासला जो है वो 20 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। 20 फीट का के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 20 फीट का फासला इन दोनों के दरमियान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी फैक्ट्री है उसका वो छोटी फैक्ट्री है और वहाँ पर 20 फीट के अंदर अंदर ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो चीफ इंस्पेक्टर जो डिस्टेंस उसके लिए डिसाइड करेगा वो उसको फॉलो करेंगे। Subsection 3. In every factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, and provisions shall be made for cooling the drinking water during the hot weather by effective means, and for distribution thereof, an arrangement shall also be made for. हर वो फैक्ट्री जिसमें 250 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर किसी भी सपोज गर्मियां हैं, गर्मी में ठंडा पानी की ज़रूरत होती है हर एक को पीने के लिए, तो इफेक्टिव प्रोविजन, इफेक्टिव मेजर्स वहाँ पर करने चाहिए ताकि ठंडा पानी जो है जितने वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्रोवाइड हो सके, उनको मिल सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर करने चाहिए, और वो किस किस चीज़ के लिए हो सकते हैं। क्लॉज ए, द डेली रिन्यूअल ऑफ वाटर इफ़ नॉट लेड ऑन। अगर तो पानी किसी कूलर में या किसी बड़े से ड्रम में प्रोवाइड किया जा रहा है वर्कर्स को, तो वहाँ पे क्या है कि पानी डाल दिया और वहाँ से वर्कर सब पी लेते हैं, तो उसका तो डेली तौर पर उसका डेली जो है वो पानी रिन्यू होगा। लेकिन अगर जैसे ये इलेक्ट्रिक कूलर्स होते हैं वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पानी सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर पानी ठहर नहीं रहा। ठीक है, वहाँ पर उसके अंदर ही डाला जा रहा, वो इलेक्ट्रिक कूलर है वहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है वाटर पाइप, और फिर वहां से पानी पिया जा सकता है, तो उसके अंदर पानी ठहर नहीं रहा। तो अगर कोई ऐसे पानी के है, कोई कूलर है और उससे वर्कर्स पानी पी रहे हैं, तो उसको डेली जो है वो उसको रिन्यू किया जाएगा। Clause B is sufficient numbers of cups or other drinking vessels unless the water is being delivered in an upward jet. और अगर कूलर है या इलेक्ट्रिक कूलर है वहां पर क्या है, प्रॉपर कप्स या ड्रिंकिंग वेसल्स प्रोवाइड की जाएंगी अनलेस द वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इन अपवर्ड जेट। अनलेस कि अगर पानी इस तरह प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जिस तरह पिक्चर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर क्या है, अपवर्ड जेट के थ्रू पानी है, यहाँ पर ग्लास की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्ट जो पानी पिया जाता है वो डायरेक्ट मुंह से ही पिया जाएगा, इसमें पानी या कप की जरूरत नहीं है। अगर तो इस तरह की टैप प्रोवाइड किया गया है तो उससे इसी तरह पानी पिया जाएगा, लेकिन अगर डाउनवर्ड अगर कोई टैप लगा हुआ है उससे डाउनवर्ड पानी आ रहा है तो उसके लिए फिर कप्स या फिर ड्रिंकिंग वेसल्स प्रोवाइड की जाएंगी। Subsection 4. The provincial government may, in respect of all factories or any class or description of factories, make rules for securing compliance with the provision of this section. तो जो provincial government है in respect of all factories या कोई भी class of factories, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो रूल्स बना सकते हैं जिनको फैक्ट्रीज को फॉलो करना होगा। Section 21. Latrines and urinals. Subsection 1. In every factory, Clause A. Sufficient latrines and urinals of prescribed types shall be provided, conveniently situated and accessible to workers at all times while they are in factory. हर फैक्ट्री में प्रॉपर लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स का भी सिस्टम होना चाहिए। जो वर्कर्स, क्योंकि वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये एक नेसेसरी है, एक नेसेसरी चीज़ है जिसका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। Clause B. Enclosed latrines and urinals shall be provided separately for males and female workers. तो और males and female workers के लिए separate latrines and urinals होने चाहिए। Such latrines and urinals shall be adequately lighted and ventilated, and no latrine or urinal shall, unless specially exempt in writing by chief inspector, communicate with any workroom except through an intervening open space or ventilated passage. अब जो भी लेट्रिन या यूरिनल्स हैं
वो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पर, या तो आर्टिफिशियल लाइट भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइट भी होनी चाहिए, और जिस तरह भी और वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, या तो एग्जॉस्ट लगा हुआ हो, या फिर इस तरह का सिस्टम हो कि प्रॉपर वो वेंटिलेट हो जाए, और या फिर इस तरह का सिस्टम हो कि वहाँ पर कोई भी चीज़ कन्फाइंड ना रहे। और कोई भी लेटरिन या यूरिनल्स जो है वो वर्क रूम के साथ नहीं होनी चाहिए, अनलेस के जो चीफ इंस्पेक्टर है वो एग्जाम कर दे इस कंडीशन को। लेकिन वर्क रूम के साथ कोई भी लेटरिन या यूरिनल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट थ्रू एन इंटरवीनिंग ओपन स्पेस। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर वो अलाउ करता है कि आप वर्क स्पेस के साथ क्या लेटरिन या यूरिनल बना लें, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेटेड पैसेज होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, कन्फाइंड नहीं होनी चाहिए चीज़, प्रॉपर साथ जुड़ी भी ना हो कि ये वर्क रूम ख़त्म हो रहा है, यहाँ से लेटरिन स्टार्ट हो गई है, तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए वहाँ का भी। Clause D. All such latrines and urinals shall be maintained in a clean and sanitary conditions at all times with suitable detergents or disinfectants or with both. तो जितने भी लैट्रिन या यूरिनल्स हैं वो साफ होने चाहिए, वहाँ पर सारी हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट या डिटर्जेंट से वहाँ की सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। Clause E. The floors and internal walls of the latrines and urinals and the sanitary block shall up to a height of 3 feet be finished to provide a smooth, polished, impervious surface. जो वॉल्स और फ्लोर हैं लेटरिन एंड यूरिनल्स के और जो उनके भी सैनिटरी ब्लॉक्स हैं वो 3 फीट की हाइट पे होने चाहिए। इनके जो भी इंटरनल वॉल्स के ऊपर जो भी टाइल्स लगी हुई हैं वो इम्पर्वियस होनी चाहिए, पानी उसमें से गुजर ना सके, ठीक है। और वहाँ पर प्रॉपर जो है वो सफाई होनी चाहिए, अगर पानी वहाँ पर है तो वहाँ से साफ कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फॉलो की जाएंगी। क्लॉज एफ. वॉशिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड नियर एवरी सैनिटरी कन्वीनियंस। जो वॉशिंग फैसिलिटी है वो हर टॉयलेट और यूरिनल्स के पास प्रोवाइड होनी चाहिए। Subsection 2. The provincial government may prescribe the number of latrines and urinals to be provided in any factory in proportion to the number of males and female workers ordinarily employed therein, and such further matters in respect of sanitation in the factories as it may deem fit. तो provincial government जो है वो क्या करेगी, प्रिस्क्राइब कर देगी कि यहाँ इस फैक्ट्री में इतने मेल्स एंड फीमेल वर्कर काम कर रही हैं तो इनके लिए इतने लैट्रिन और यूरिनल्स फैक्ट्री में मौजूद होने चाहिए। या फिर अगर कोई फर्दर वो सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाता है, उनको प्रिस्क्राइब करता है, तो वो फैक्ट्री वालों को फॉलो करने होंगे। सेक्शन 22 स्पिट-ऑन्स। Subsection 1. Every factory there shall be provided at convenient place a sufficient number of spit-ons shall which shall be maintained in a clean and hygienic condition. तो हर फैक्ट्री में एक प्रॉपर स्पेसिस पे, कन्वीनियंट प्लेसेस पे स्पिट-ऑन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो स्पिट-ऑन्स जो है उनको वो प्रॉपर्ली क्लीन और फिर वो हाइजीनिक कंडीशन में ही रहेंगे। ये नहीं कि उनको लगा दिया और बस उसके बाद उनको कोई हाथ भी ना लगाए, तो उनकी भी सफाई का एहतमाम किया जाएगा। The Subsection 2. The provincial government may make rule prescribing the type and number of spit-ons to be provided and their location in any factory and such further matters as may be deemed necessary relating to their maintenance in a clean and hygienic condition. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रूल्स प्रिस्क्राइब कर देगी कि किस टाइप की और कितने कितने जो है वो स्पिट-ऑन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी लोकेशन क्या होगी फैक्ट्री में, और फर्दर उससे रिलेटेड हाइजीन और उसको क्लीन करने के और उसको उसको हाइजीनिक कंडीशन में रखने के लिए जो जो भी रूल्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, और फैक्ट्रीज के जो ऑक्यूपायर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करना होगा। Subsection 3. No person shall spit within the premises of factory except in the spit-ons provided for the purpose. अब कोई भी पर्सन स्पिट-ऑन्स के अलावा कहीं और स्पिट नहीं करेगा। In notice containing these provisions and the penalty of its violation shall be prominently displayed at suitable places in the premises. और हर जगह पे एक नोटिस रख दिया जाएगा कि अगर किसी ने इस रूल को वायलेट किया, स्पिट-ऑन्स के अलावा कहीं स्पिट किया, तो उसको सजा मिलेगी, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और ये नोटिस जो है वो जगह जगह पर डिस्प्ले किए जाएंगे फैक्ट्री में। Subsection 4. Whosoever spit in the contravention of subsection 3 shall be punishable with a fine not exceeding 100 rupees. तो जो भी इसको वायलेट करेगा तो पंजाब अमेंडमेंट ये है कि उसको 100 रुपीज फाइन भरना पड़ेगा।
Section 23, precautions against contagious or infectious disease. Subsection 1, each worker in a factory shall be provided with a hygiene card, in which during the month of January and July, every year entries shall be recorded after examination by appointed factory doctor to the effect that the worker is not suffering from any contagious or infectious disease. हम ऊपर सर्टिफाइंग सर्जन का वो है पढ़ चुके हैं, तो सर्टिफाइंग सर्जन का वहाँ हमने काम पढ़ा था कि वो एग्जामिनेशन करेगा जो भी वर्कर्स हैं और उनको हाइजीन कार्ड प्रोवाइड करेगा। या फिर अगर वो हाइजीन कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है तो वो एक रिटन नोटिस दे देगा कि ये वर्कर हेल्थ में है, इसको कोई कोई बीमारी ऐसी नहीं है, तो वो उसको इन राइटिंग दे देगा और फिर वो जाकर वो काम कर सकते हैं उसकी बेस पर। तो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि हर वर्कर्स को जुलाई और जनवरी की एंट्रीज में उनके एग्जामिनेशन होगा, जो प्रॉपर डॉक्टर फैक्ट्री का प्रोवाइड किया गया है वो उनके एग्जामिनेशन करेगा, उनको हाइजीन कार्ड प्रोवाइड करेगा और उस पर क्या होगा कि ये वर्कर जो है किसी भी कंटेगियस या इन्फेक्शियस डिजीज में मुब्तला नहीं है। The fee of such an examination shall be fixed by the provincial government and will be borne by the occupier or manager of the factory. और उसकी फीस क्या होगी, इस एग्जामिनेशन की फी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिक्स कर देगा और वो सारा खर्चा कौन उठाएगा, ऑक्यूपायर या उस फैक्ट्री का मैनेजर। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका टाइम टू टाइम जो भी एग्जामिनेशन होगी, जो भी उनका हेल्थ रिलेटेड एग्जामिनेशन होगी, जो सर्टिफाइंग सर्जन करेगा, वो इसलिए कि कोई भी बीमारी उसको पर्सन को है, कोई टीबी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, जैसे अब कोविड का है, कोरोना तो नहीं है उसको, तो टाइम टू टाइम जब उनकी एग्जामिनेशन होगी तो उससे फिर यह है कि बाकी वर्कर्स महफूज रह सकेंगे और जो भी हेल्थी होंगे उनको हाइजीन कार्ड प्रोवाइड किया दिया जाएगा और जो किसी बीमारी में मुब्तला होंगे उनको टाइम दे दिया जाएगा कि जब तक उनको ठीक नहीं होते हैं वो यहाँ पर सूटेबल नहीं है काम करने के लिए। Subsection 2, if a worker is found to be suffering from any contagious or infectious disease on an examination under subsection 1, he shall not be appointed on work until he is declared free of such disease. जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोज होती है तो उसको उसी टाइम उसको अपॉइंट नहीं किया जाता जब तक कि वो उसका इलाज नहीं हो जाता, वो हेल्दी नहीं हो जाता, वो उस डिजीज से फ्री नहीं हो जाता। 23A, compulsory vaccination and inoculation. Each worker in a factory shall be vaccinated and inoculated against such diseases and at such intervals as may be prescribed. The expenses, if any, of such vaccination and inoculation shall be borne by the occupier or manager of the factory. तो जो भी डिजीजेज हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी चल रही है वो है कोविड की, तो जितने भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे होंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और सपोज जैसे अब बूस्टर की भी बात हो रही है तो सर्च इंटरवल्स के बाद अगर वो जो गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है कि इस टाइम के बाद सबको बूस्टर भी लगी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और अगर कोई एक्सपेंस होता है वैक्सीनेशन का, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन का तो कोई एक्सपेंस नहीं है, वो फ्री है सबके लिए, तो लेकिन अगर कोई एक्सपेंस है, सपोज कोई ऐसी डिजीज़ है जैसे HIV है उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, हेपेटाइटिस है उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तो अगर ये रिक्वायर्ड है उन वर्कर्स के लिए कि इस चीज़ की डिजीज़ की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उसको कोई एक्सपेंस है तो वो ऑक्यूपायर मैनेजर उठाएगा। अदरवाइज कोई एक्सपेंस नहीं है, गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है, तो उसका कोई एक्सपेंस नहीं होगा, उसमें बस डेट फिक्स कर देंगे कि इस डेट के बाद कोई भी वर्कर जो है वो अनवैक्सीनेटेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 24, पावर टू मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन ऑफ कैंटीन्स। अब जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर कैंटीन होती है, क्योंकि वर्कर्स जो है वो 8 से 9 घंटे तक एक प्रॉपरली कहीं पे 10 या 12 घंटे भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कैंटीन का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। Subsection 1, the provincial government may make rules requiring that in any specified factory therein more than 250 workers are ordinarily employed and adequate canteen shall be provided for the use of the workers. तो provincial government प्रोवाइड करेगी, मेक रूल्स बनाएगी किसके लिए कि किसी फैक्ट्री में 250 वर्कर्स से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक एडिक्वेट या प्रॉपर कैंटीन होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। Subsection 2, without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for. तो जो सबसेक्शन 1 में जो रूल्स बताया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि 250 वर्कर्स का काम कर रहे हैं तो प्रॉपर कैंटीन होनी चाहिए, उसमें नाइंसाफ़ी किए बगैर क्या क्या चीज़ें जो रूल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे। क्लॉज ए, द डेट बाय विच सच कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड।
जो डेट है, किस डेट पर जो है वो कैंटीन जो है वो बंद करनी चाहिए इतने वर्कर्स के लिए। Clause B, the standard in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment of the canteen. उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर जो खाने पीने के लिए लोग वर्कर्स बैठेंगे उनके लिए बेंचेस या टेबल्स कितनी होनी चाहिए, जितना भी इक्विपमेंट्स हैं खाने पीने का, कोई फ्रिज चाहिए या चूल्हा चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा कि ये रूल्स फॉलो होने चाहिए जो भी कैंटीन वहाँ बनेगी। Clause C, the food stuff to be served therein and the charges which may be made. कौन कौन सा फूड वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, उसके क्या क्या चार्जेस होंगे, इससे रिलेटेड भी रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगा। Clause D, representation of the workmen in the management of the canteens. और जो वहाँ पर काम करेंगे वो कौन से होने चाहिए, वो उनकी जो हायरिंग होगी वो किस तरह से होनी चाहिए, उनको किस तरह से काम करना चाहिए, उनको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, कितने वहाँ पर लोग काम करेंगे, कितने वहाँ कुक होंगे जो वहाँ पर काम करेंगे, फिर सर्विंग के लिए अगर कोई पर्सन हायर कर रहे हैं तो वो कौन कितने होंगे, ये सब चीज़ें। Clause E, enabling subject to such condition if any as may be specified the power to make rule under clause C to be exercised also by the chief inspector. तो क्लॉज सी में जो चीज़ बताएगी वो क्या थी कि फूड स्टफ वहाँ पर जो सर्व किया जाएगा उसके चार्जेस क्या हैं, तो उसके बारे में चीफ इंस्पेक्टर भी रूल्स बना सकता है। 24A, वेलफेयर ऑफिसर। In every factory wherein not less than 500 workers are ordinarily employed, the occupier or manager shall employ such number of welfare officers having such qualification to perform such duties and on such terms and conditions as may be prescribed. वेलफेयर ऑफिसर का काम क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए कि इंश्योर किया जाए कि वहाँ पे उनको सेफ काम कर रहा है। अगर कोई चाइल्ड वहाँ पे काम कर रहा है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वहाँ पे के लिए अगर वेलफेयर ऑफिसर काम करेगा कि कोई भी वहाँ पर हरासमेंट के कोई केसेस ना हो। इसी तरह वेलफेयर ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होंगी कि कोई मेडिकल जो है वो उनको इंश्योर किया जाए कि किसी को कोई इंजरी हो गई है तो उसको किस तरह से डील करना है, फिर कैंटीन, टॉयलेट्स, पिटोन्स वो सही साफ हैं कि नहीं, वो पूरे हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। चाइल्ड रूम केयर होगा, जैसे कुछ मदर्स हैं, डे केयर होगा, मदर्स हैं जो जिनके जो है वो बच्चे छोटे हैं और वो अगर लाती हैं तो उनके लिए डे केयर सिस्टम का भी प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को जो डील करेगा वो वेलफेयर ऑफिसर करेगा कि वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें मेंटेन है या नहीं है। तो किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पर 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो जो ऑक्यूपायर और मैनेजर है वो प्रॉपर नंबर ये वेलफेयर ऑफिसर्स को हायर करेंगे और प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन पे और फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे जो भी जिनका टर्म्स एंड कंडीशन पर उनको हायर किया जाएगा। 25 precautions in case of fire. Subsection 1, every factory shall be provided with such means of escape in case of fire as may be prescribed. तो हर फैक्ट्री में एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर कोई फायर के कोई ख़तरा हो, कोई कहीं फायर लग जाए फैक्ट्री के अंदर तो वहाँ पर लोगों के निकलने का जो है वो एग्जिट पॉइंट सबको पता होने चाहिए। और हर फ्लोर पे अगर 3-4 फ्लोर्स हैं या उससे ज़्यादा फ्लोर हैं किसी फैक्ट्री के तो हर फ्लोर पर एग्जिट पॉइंट्स प्रॉपर मौजूद होने चाहिए। Subsection 2, if it appears to the inspector that any factory is not provided with the means of escape prescribed under subsection 1, he may serve on the manager of the factory an order in writing specifying the measures which, in his opinion, should be adopted before a date specified in the order. और अगर किसी फैक्ट्री में इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन करने जाता है और वहाँ पर उसने ये देखता है कि वहाँ पर एग्जिट पॉइंट मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, मैनेजर को इन राइटिंग लिखेगा कि वो प्रॉपर मेजर करे और अगर नहीं है वहाँ पे एग्जिट पॉइंट तो वो एग्जिट पॉइंट वहाँ पर बनाए जाएं, प्रॉपर स्टेयर केसेस वहाँ पर बनाए जाएं, उनको अडॉप्ट किया जाए। वो डेट बता देगा, 1 महीने या 2 महीने का टाइम उनको दे देगा कि आप ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आप ये मीन्स ऑफ एस्केप अडॉप्ट कर लें। Subsection 3, in every factory the doors affording exit from any room shall not be locked or fastened so that they can be easily and immediately opened from the inside while any person is within the room and all such doors. तो कोई भी वर्क रूम है वहाँ पर फैक्ट्री का, वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका जो एग्जिट का जो डोर है वो लॉक नहीं होना चाहिए, वो जो है वो इस फास्टेन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो फ्रीज ना हो, वो मुश्किल से ना खुले, वो इजीली वहाँ से
इजीली जो है वो डोर खुल जाना चाहिए। मतलब कि सपोज फायर का कोई भी अलार्म आता है तो जो वर्कर्स है वहां पर वो इजीली जो है वो दरवाजे को खोलें और वो चले जाएं। ये नहीं कि लॉक है पहले उसको लॉक को खोलें, या अगर वो फ्रीज हुआ हुआ है या धक्का लगाना पड़ रहा है, तो इस तरह का डोर नहीं होनी चाहिए। इमीडिएटली जो है वो डोर खुल जाना चाहिए और ताकि जो पर्सन है वो रूम से एग्जिट हो जाए, अनलेस दे आर ऑफ स्लाइडिंग टाइप। ठीक है, या फिर डोर जो है वो स्लाइडिंग टाइप होना चाहिए। शेल बी कंस्ट्रक्टेड टू ओपन आउटवर्ड, और उसको जो डोर्स हैं उनको किस तरीके से बनाना चाहिए कि वो बाहर की तरफ खुले। ठीक है, वो अंदर की तरफ नहीं उनका खुलने का होना चाहिए, बाहर की तरफ खुलना होना चाहिए, ताकि क्योंकि रूम से बाहर आना है तो वो जिस तरह जल्दी में जो अगर फायर का अलार्म आता है तो वो भागते हुए जाएंगे और दरवाजा बाहर की तरफ खुल के वो इजीली निकल जाएंगे, अंदर की तरफ खोलने में टाइम लगता है। Or where the door is between two rooms in the direction of nearest exit from the building, and such door shall not be locked or obstructed while the work is being carried on in the room and shall at all times be kept free from any obstruction. यहाँ पर बात हो रही है where the door is between two rooms. So बहुत दो rooms हैं यहाँ पर, ठीक है, दो रूम्स हैं यहाँ पर, इनका दरवाजा जो है वो इधर होना चाहिए। सपोज इस रूम का दरवाजा नहीं है तो दोनों रूम के दरमियान दरवाजा, ये एग्जिट है और ये है इस रूम का दरवाजा, तो दरवाजा जो है वो एग्जिट के करीब होना चाहिए। ठीक है, वेयर द डोर इज बिटवीन टू रूम इन द डायरेक्शन ऑफ नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम द बिल्डिंग एंड सच डोर शेल नॉट बी लॉक्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। तो दो रूम्स हैं वहां पर दरवाजा जो है वो, वहां दरवाजा जो है वो एग्जिट के करीब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर है इस रूम का दरवाजा और एग्जिट यहाँ पर है, एग्जिट जो है वो यहाँ पर है और दूसरे रूम का दरवाजा यहाँ है, तो दरवाजा एग्जिट के करीब होना चाहिए अगर दो रूम्स के दरमियान है दरवाजा। और वो दरवाजा जो है वो लॉक नहीं होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए अगर वहां पर काम चल रहा है। Subsection 4. In every factory, every window, door, or other exit affording means of escape in case of fire, other than means of exit in ordinary use, shall be distinctively marked in a language understood by the majority of workers and in red letters of adequate size or by some other effective and clearly understood sign. फैक्ट्री में विंडोज पे, डोर्स पे जो भी एग्जिट्स हैं वहां पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, साइंस हम आप देखते हैं किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं जो एग्जिट होते हैं वहां पर साइन बना हुआ होता है, इमरजेंसी एग्जिट, या फिर रेड कलर के साइन में लिखे हुए होते हैं। तो प्रॉपरली ऐसा साइन होना चाहिए कि जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स समझ सके, उर्दू में लिखा हुआ हो कि इमरजेंसी में, खतरे की सूरत में निकलने का रास्ता, ठीक है, या इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ हो। ठीक है, साइंस होने चाहिए वहां पर प्रॉपर। Subsection 5. In every factory, there shall be provided effective and clearly audible means of giving a warning in case of fire to every person employed therein. तो हर जगह, अब तो फैक्ट्री में हर जगह पर अलार्म का सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए ताकि, और कहीं पे भी अगर अलार्म हो, कहीं भी फैक्ट्री का खतरा हो तो सबको सुनाई दे। ठीक है, जो अलार्म का पीस है, जो अलार्म का सेट है, वो हर जगह पर होना चाहिए, या इतना ऊंचा अलार्म बनना चाहिए कि सबको सुनाई दे। Subsection 6. A free passageway giving access to each means of escape in case of fire shall be maintained for the use of all workers in every room of the factory. और in case of emergency exit, तो वहाँ पर जो तमाम वर्कर्स हैं जो वर्क रूम में काम कर रहे हैं उनके लिए फ्री पैसेज वे, वहाँ पर पैसेज प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो उस एग्जिट से निकल सकें। Subsection 7. In every factory wherein more than 10 workers are ordinarily employed in any place above the ground floor or explosive or highly inflammable materials are used or stored, effective measures shall be taken to ensure that all workers are familiar with the means of escape in case of fire and have been adequately trained in the routine to be followed in such case. तो हर फैक्ट्री में जहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से अबव, या फिर वहाँ पर एक्सप्लोसिव या इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो वहाँ पर स्टोर हुआ है, तो वहाँ पर इफेक्टिव मेजर्स करने चाहिए कि ये ना हो कि आग का खतरा है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वहाँ पर जहाँ पे स्टोर होता है उसके लिए प्रॉपर मेजर्स करने होते हैं कि कहीं से भी अगर आग की चिंगारी कहीं से भी आ गई तो वहाँ पर आग लग सकती है और बहुत बुरी आग लग सकती है। तो प्रॉपर इफेक्टिव मेजर्स वहाँ करने चाहिए, उनका स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आग ना हो, और अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला आता है तो मीन्स ऑफ एस्केप यानी कि एग्जिट पॉइंट भी प्रॉपर वहाँ प्रोवाइड होने चाहिए। और वहाँ पर क्या है, प्रॉपर
फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड होने चाहिए कि अगर कोई आग लग भी जाती है तो वर्कर्स को पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर को एक तो यूज़ कैसे करना है और फिर वो टाइमली उनको मेंटेन भी किया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो खाली पड़े रहेंगे तो उनका फ़ायदा नहीं है वहाँ पे एक्सटिंग्विशर के रखने का। तो प्रॉपर एग्जिट पॉइंट्स भी होने चाहिए, एग्जिट डोर्स भी होनी चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। फिर कहीं पे स्प्रिंकलर सिस्टम भी होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं कि जब वहाँ पर आग का वो सेंसर होते हैं, उनको जब उन सेंसर में आग जाती है या धुआं जाता है तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए। Subsection 8, the provincial government may make rules prescribing in respect of any factory or class or description of factories, the means of escape to be provided in case of fire, and the nature and amount of firefighting apparatus is to be provided and maintained. तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है और इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्रीज या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज के वहाँ पर प्रॉपर एग्जिट पॉइंट होने चाहिए या फायर फाइटिंग ऑपरेटर्स होने चाहिए और उनको प्रॉपर मेंटेन भी किया जाए। 26. Fencing of machinery. Subsection 1. In every factory, the following shall be securely fenced by the safeguards of substantial construction, which shall be kept in position by the parts of machinery required to be fenced, are in motion or in use, namely. तो हर फैक्ट्री में कुछ ऐसी मशीनरी भी होती है जिनको प्रॉपरली फेंस किया जाए, और अगर उनको फेंस नहीं किया जाएगा, उनको सिक्योर नहीं किया जाएगा, तो वो किसी भी वर्कर को नुकसान दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्कर काम करते हुए उसका हाथ आ सकता है, उसको चोट लग सकती है, उसको कोई भी इंजरी हो सकती है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं मशीनरी के जिनको सिक्योरली फेंस्ड होना चाहिए? पहला है एवरी मूविंग पार्ट ऑफ द प्राइम मूवर एंड एवरी फ्लाई व्हील कनेक्टेड टू ए प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर है, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली सिक्योर होना चाहिए, और ये फ्लाई व्हील है जो प्राइम मूवर से कनेक्ट होता है। तो ये दो पार्ट्स हैं जिनको प्रॉपरली फेंस होना चाहिए। क्लॉज बी है हेड रेस एंड टेल रेस ऑफ एवरी वाटर व्हील एंड वाटर टर्बाइन। तो वाटर टर्बाइन और वाटर व्हील में हेड रेस और टेल रेस है, इनको सिक्योरली फेंस होना चाहिए। ये हेड रेस है, उसके यहाँ से पानी यहाँ पर ये वाटर टर्बाइन है, और ये टेल रेस है। तो ये दो जो हैं इनको भी प्रॉपरली फेंस्ड होना चाहिए। Clause C, any part of stock bar which projects beyond the head stock of a lessee. अब जो ये पूरा लेसी है, ठीक है, ये हेड स्टॉक असेंबली है, इसके अंदर सिक्योरली फेंस्ड है स्टॉक बार। ठीक है, ये स्टॉक बार जो है वो सिक्योरली फेंस्ड है, ये इसके अंदर नजर नहीं आ रहा, ये कवरिंग हुई भी है स्टॉक बार की। ठीक है, हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक में के बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी पार्ट ऑफ स्टॉक बार विच प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ ए लेसी। ठीक है, तो ये लेसी पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है, पूरे उसके पार्ट्स बताए गए हैं। ये हेड स्टॉक असेंबली है, और ये है स्टॉक बार जो कि कवर्ड है। Clause D, unless they are in such position or of such construction as to be as safe from every person employed in the factory as they would be if they were securely fenced. Unless अगर वो पार्ट जो है सिक्योरली फेंस नहीं है, लेकिन वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कि वो किसी पर्सन को नुकसान नहीं देंगे, ऐसी पोजीशन में हैं कि वो सेफ हैं हर पर्सन के लिए जो वहाँ एम्प्लॉयड है इन फैक्ट्री में, एज दे वुड बी, अगर वो सिक्योरली फेंस्ड हों, अगर वो सिक्योरली फेंस्ड होते हैं तब भी वो सिक्योर, ऑब्वियसली वो सिक्योर होते हैं पर्सन के लिए, लेकिन वो वहाँ पर इस पोजीशन में इंस्टॉल किए गए हैं कि उसे जो एम्प्लॉयड है उनको नुकसान नहीं पहुँच रहा। The every part of an electric generator, a motor और रोटरी कन्वर्टर, जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसे भी किसी ऐसी पोजीशन में इंस्टॉल किया हुआ है जो वर्कर्स के एक्सेस में नहीं है, यानी वर्कर्स को नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन यूजुअली जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उनको इस तरह से सिक्योरली फेंस किया जाता है, और ये रोटरी कन्वर्टर है। सब क्लॉज 2, एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी, एंड सब क्लॉज 3, एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एनी मशीन। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। Provided that in case of dangerous part of machinery that cannot be securely fenced by reason of nature of operation, such fencing may be substituted by other adequate measures such as कि इन केस ऑफ कोई भी डेंजरस पार्ट है मशीनरी का जो कि सिक्योरली फेंस नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिससे में ऐसा कोई नेचर ऑफ ऑपरेशन है जिसकी वजह से उसको फेंस नहीं किया जा सकता। तो जो सच फेंसिंग है, इस तरह की फेंसिंग उसको प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, तो उसके लिए अदर एडिक्वेट मेजर्स किए जाते हैं सच एज, और उसमें कौन कौन से हैं,
सब क्लॉज 1 क्या है? डिवाइसेस ऑटोमेटिकली प्रिवेंटेड द ऑपरेशन फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द डेंजरस पार्ट। और सबसेक्शन 2 क्या है? ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइसेस। तो बहुत सारी मशीनरीज होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती हैं कि अगर उसमें कोई पार्ट्स इस तरह का डेंजरस हो। सपोज कोई दो वायर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, मशीन ख़राब हो सकती है, तो ऑटोमेटिक डिवाइसेस होती हैं वो क्या होता है, उसको प्रिवेंट कर देती हैं, वो फ़ौरन से मशीन बंद हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टॉपिंग मशीन। तो इस तरह की मैयर्स कर सकते हैं अगर किसी को प्रॉपर फेंस नहीं किया जा रहा, डेंजरस पार्ट को प्रॉपर फेंस नहीं करे, तो उसमें क्या मैयर्स कर सकते हैं कि उसमें ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस लगा सकते हैं कि अगर कोई भी ख़तरा हो, कोई भी अगर सपोज किसी वर्कर को इन कांटेक्ट आ रहा हो, वर्कर जो है वो उससे डेंजरी का खतरा हो, तो उसमें क्या है, वो मशीन जो है, वो डिवाइस जो है, वो मशीनरी वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो इससे जो नुकसान का खतरा है या इंजरी का खतरा है वो टल जाता है। Provided further that for the purpose of determining whether any part of machinery is in such position or is of such construction as to be safe as aforesaid, account shall not be taken any occasion which is being necessary to make an examination of machinery while it is in motion, or as a result of such examination to carry out any mounting or shipping of belt, lubrication or other adjustment operation while the machinery is in motion. Such examination or operation is made or carried out in accordance with the provisions of सेक्शन 27। फर्दर इसमें क्या बताया है कि अगर कोई ऐसा मशीनरी का पार्ट है, वो नज़र आ रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है और ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसकी एग्जामिनेशन किए जाए जबकि मशीन मोशन में है, क्योंकि जब मशीन मोशन में होगी तभी ही ज़्यादा प्रॉपर पता चल सकेगा कि काम जो है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई बेल्ट है वो उतर तो नहीं गई है, बेल्ट अगर लगाई है तो वो सही लग रही है कि नहीं लग रही, लुब्रिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो इस सारे प्रोसेस को अगर मशीन मोशन में है और उसको प्रिवेंट, उसको चेक करना है, मशीनरी को चेक करना है, उसमें कोई भी काम करना है, उससे एग्जामिनेशन करनी है, तो वो किस तरह की जाएगी, वो सेक्शन 27 के फॉलो करते हुए की जाएगी। और सेक्शन 27 में क्या है वो हम आगे देखेंगे। सब सेक्शन 2, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द फेंसिंग ऑफ मशीनरी। जो फेंसिंग ऑफ मशीनरी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन इस एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं उसमें नाइंसाफी के बगैर every set screw, bolt and key on any revolving shaft, spindle wheel or pinion। ठीक है, कोई भी सेट स्क्रू, बोल्ट एंड की है, जो भी रिवॉल्विंग शाफ्ट है, ये रिवॉल्विंग शाफ्ट है, इसके ऊपर है स्पिंडल व्हील और पिनियन में है। स्पिंडल व्हील जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये स्पिंडल व्हील है, जैसे ये एक प्रॉपर जो पहले ज़माने में मशीनें यूज़ होती थी जिसमें एक नीचे जो है वो बड़ा व्हील होता था और उसको यहाँ पर जब जो वर्कर है वो यहाँ से चलाते थे तो फिर मशीन चलती थी। ठीक है, तो ये स्पिंडल व्हील की एक एग्जांपल है। पिनियन है, ये पिनियन की एग्जांपल है। एंड ऑल स्पर, ये स्पर है। ठीक है, जो पॉइंटेड है ना व्हील, इस तरह की चीजें हैं वो स्पर है। वॉर्म, ये वॉर्म की एग्जांपल है। और अदर टूथेड और फ्रिक्शन गियर इन मोशन with which such worker would otherwise be liable to come into contact and shall be securely fenced to prevent such contact। तो इस तरह के जो भी हैं, पिनियन है, स्पर है, वॉर्म है, स्पिंडल व्हील है, कोई भी सेट स्क्रू है, वो कोई इस तरह के इसके करीब कोई वर्कर काम कर रहा है और ये खतरा हो सकता है कि वर्कर जो है वो इससे कांटेक्ट में आ सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, तो इन सब को सिक्योरली फेंस्ड होना चाहिए। Subsection 3. The provincial government may exempt, subject to such condition as may be imposed for securing the safety of workers, any particular machinery or part from the provision of this section। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन को जो ऊपर बताई गई हैं उनको एग्जाम कर सकती हैं अगर वर्कर जो है वो सेफ हैं उनके करीब काम करने से। Subsection 4. The provincial government may by rules prescribe such further precautions as it may consider necessary in respect of any particular machinery or part thereof। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फर्दर रूल्स बना सकती है कि और कौन कौन से पार्ट्स को फेंस करना है और जो वर्कर के लिए सेफ है। सेक्शन 27, अभी हमने सेक्शन 26 में पढ़ा था कि कोई भी अगर कोई मशीनरी इन मोशन है, उसके करीब काम कर रहा है या उसमें एग्जामिनेशन करनी है, तो उसके लिए सेक्शन 27 को फॉलो करना है। और वो कैसे फॉलो करना है वो इसमें देखते हैं। सबसेक्शन 1, सेक्शन 27 है वर्कर ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। Subsection 1.
where in any factory it becomes necessary to examine any part of machinery referred to in section 26. कोई भी फैक्ट्री है जिसमें एग्जाम करना है किसी मशीनरी जो मोशन में है, उसके किसी पार्ट को एग्जामिनेशन करना है, जो हम सेक्शन 27 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, while the machine is in motion or as a result of such examination to carry out any mounting or shipping of belt, lubrication or other adjusting operation while the machinery in motion, such examination or operation shall be made or carried out only by a specially trained adult male worker. ठीक है, ये 3-4 लाइंस जो है वो सेम वही है जो हम सेक्शन 26 में पढ़ रहे थे कि कोई भी मशीन मोशन में है और उसको एग्जामिनेशन करनी है, कोई बेल्ट उसके ऊपर कोई बेल्ट उतर गई है उसको लगानी है या उसको लुब्रिकेट करना है या कोई पार्ट एडजस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड एडल्ट मेल वर्कर ही कर सकता है, जिसने क्या पहना हो, वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथिंग whose name has been recorded in the register prescribed in this behalf. ठीक है, वो ट्रेन वर्कर होना चाहिए मेल और उसने प्रॉपर क्लोथिंग पहनी हुई हो और उसका और वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, उसका नाम जो है वो रजिस्टर में लिखा हुआ हो कि यही पर्सन है जिसने काम करना है, जो एग्जामिन करेगा जब मशीन मोशन में होगी। एंड while he is so engaged, such worker shall not handle a belt at a moving pulley unless the belt is less than 6 inches in width and unless the belt joint is either laced or flushed with the belt. तो अब उस वर्कर के लिए भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो मशीन मोशन में है तो वो हर काम कर सकता है। ठीक है, तो वो वर्कर जो है, जो ऑथराइज वर्कर है, जो जिसने एग्जामिन करना है मशीनरी को, वो किसी ऐसी बेल्ट को मूविंग पुली के ऊपर नहीं करेगा जो 6 इंच से बड़ी है। ठीक है, 6 इंच से कम वाली बेल्ट को वो हैंडल कर सकता है या फिर वो ऐसी बेल्ट को हैंडल कर सकता है जिसका जॉइंट जो है वो लेस्ड हो, फ्लश्ड हो, यानी कि वो रेड हॉट हो, प्रॉपरली वो जुड़ा हुआ हो। ये नहीं कि वो बेल्ट को जब माउंट करने लगे पुली पर तो वो टूट जाए और उससे क्या है, उसी को नुकसान हो सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिसमें वो वर्कर काम कर सकता है, यानी कि 6 इंच से कम की जो बेल्ट है वो उसको हैंडल कर सकता है या फिर जो बेल्ट का जॉइंट है ना वो प्रॉपरली लगा होना चाहिए, प्रॉपरली वो सील होना चाहिए, लेस्ड होना चाहिए। Subsection 2. No worker or child shall be allowed in any factory to clean, lubricate or adjust any part of machinery while that part is in motion or to work between moving parts or between fixed and moving parts of any machinery which is in motion. तो कोई भी वुमेन या चाइल्ड ऐसी मशीनरी के पास काम नहीं करेगा। मशीनरी को ना तो वो साफ करेंगे, ना लुब्रिकेट करेंगे, ना उसके पार्ट्स को एडजस्ट करेंगे जो मोशन में है। ठीक है, ना उसके करीब काम करेंगे जो फिक्स्ड है, मूविंग पार्ट्स है मशीनरी के, वहां पर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी वुमेन और चाइल्ड ऐसे एरिया में अलाउड नहीं है। Subsection 3. The provincial government may, by notification in the official gazette, prohibit in any specified factory or class or description of factories the cleaning, lubricating or adjusting by any person or specified parts of machinery when those parts are in motion. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट कर देगी कि कोई भी स्पेसिफाइड मशीनरी है उसके पार्ट्स को क्लीन, लुब्रिकेट या एडजस्ट करने से। ठीक है, वो ये वाली चीज़ें जो ऊपर प्रिस्क्राइब की गई हैं सबसेक्शन 1 में कि एक पर्सन जो है वो ये काम कर सकता है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को प्रोहिबिट कर सकती है, किस लिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन। Section 28. Employment of young persons on dangerous machines. Subsection 1. No child or adolescent shall work at any machine unless he has been fully instructed or as to the dangers arising in connection with the machines and the precautions to be observed. तो कोई भी चाइल्ड या एडोलेसेंट ऐसी मशीन के पास काम नहीं करेगा जिससे डेंजर का खतरा है उसको, और जब तक कि वो फुली इंस्ट्रक्टेड नहीं होगा, फुली ट्रेंड नहीं होगा, उसको उस मशीन के पास काम करने नहीं दिया जा सकता। क्लॉज ए, हैज़ रिसीव्ड सफिशिएंट ट्रेनिंग इन वर्क एट द मशीन। अगर वो काम करता है वहाँ पर तो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद होनी चाहिए उस मशीन को काम करने की, उस मशीन के पास काम करने की। क्लॉज बी, इज अंडर एडिक्वेट सुपरविजन बाय ए पर्सन हु हैज़ थॉरो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मशीन, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन की सुपरविजन में काम करे जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास नॉलेज हो, उसके अंडर रहते हुए काम करे या फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। Subsection 2. The section shall apply to such machines as may be notified by the provincial government
to be of such a dangerous character that children or adolescents ought not to work at them unless the foregoing requirements are complied with. तो इस सेक्शन के अंडर प्रोवेंशियल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाइड कर देगी कि ये डेंजरस मशीन्स हैं जिनके पास चाइल्ड या एडोलेसेंट काम नहीं करेंगे अनलेस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए जो सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं. Section 29 striking gear or device for cutting off power. Subsection 1 in every factory, clause A, suitable striking gear or other sufficient mechanical appliances shall be provided and maintained and used to move driving belt to and from fast and loose pulleys which form part of transmission machinery, and such gear or appliances shall be so constructed, placed and maintained as to prevent the belt from creeping back on the fast pulleys. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर या फिर एफिशिएंट मैकेनिकल अप्लाइंसेस जो है प्रोवाइड की जाए ताकि मेंटेन किया जाए जो भी ड्राइविंग बेल्ट्स हैं टू एंड फ्रॉम फास्ट एंड लूज पुलीज से और वो पार्ट्स एंड ट्रांसमिशन मशीनरी की. ठीक है, तो ये गियर जो है वो ये गियर है स्ट्राइकिंग गियर जो या फिर दूसरे कोई भी एफिशिएंट मैकेनिकल अप्लाइंसेस जो प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे वो मेंटेन की जाए ताकि ये जो फास्ट एंड लूज पुलिस पे जो बेल्ट्स हैं उनके मूव को जो है वो मेंटेन किया जाए. एंड सच गियर अप्लायंसेस शैल बी सो कंस्ट्रक्टेड, प्लेस्ड एंड मेंटेन एज टू प्रिवेंट द बेल्ट फ्रॉम क्रीपिंग बैक ऑन द फास्ट पुलिस. ठीक है, अब ये क्रीपिंग बैक को प्रिवेंट करने के लिए ये गियर्स का प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड प्लेस और मेंटेन होना जरूरी है. अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टाइट साइड है और एक स्लैक साइड है. ठीक है, ये जो है वो स्मॉल साइज पुली है और ये लार्ज साइज है. अब यहाँ पर बेल्ट स्पेस जो है वो मूव कर रही है. ठीक है, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जब ये मूव कर रही हैं तो एक तरफ से यहाँ से तो वो टाइट हो जाए और यहाँ से वो स्लैक हो जाए, यानी कि यहाँ से वो लूज हो जाए. ऐसे में क्या होगा कि प्रॉपरली वर्क नहीं होगा. इससे क्या होगा कि स्पीड स्लो हो जाएगी. ठीक, इसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए स्ट्राइकिंग गियर का होना जरूरी है. ठीक है, तो ये क्रीपिंग बैक है. ठीक है, इस तरह से यहाँ से जब लूज हो जाएगी ये जो बेल्ट है तो ये क्रीपिंग बैक है और उससे जो है वो पुली जो है इसके ऊपर ये जो ड्राइविंग है इसके जो मूव कर रही है बेल्ट उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा. तो क्रीपिंग बैक को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्राइकिंग गियर का प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड प्लेस और मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर या कोई एफिशिएंट मैकेनिकल अप्लायंसेस प्रोवाइड की जाती हैं किसके लिए कि बेल्ट को ड्राइव करने के लिए फास्ट एंड लूज पुलिस से इन्हें ट्रांसमिशन मशीनरी. और ये गियर और जो अप्लायंसेस हैं इनको प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड प्लेस और मेंटेन होना चाहिए ताकि बेल्ट का जो है वो क्रीपिंग बैक होने से उसको प्रिवेंट किया जाए. क्लॉज बी ड्राइविंग बेल्ट्स व्हेन नॉट इन यूज शैल नॉट बी अलाउड टू रेस्ट और राइड अपॉन शाफ्ट इन द मोशन. और जब ड्राइविंग बेल्ट्स ये जो बेल्ट्स हैं ये ड्राइविंग बेल्ट्स हैं जब ये इनका काम नहीं हो रहा, जब ये यूज नहीं हो रही हैं, सपोज पुलिस जो है वो इन वर्क नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बेल्ट को या तो उतार दिया जाए या फिर चढ़ा दिया जाए. मतलब ये काम नहीं करते रहना कि अब काम नहीं हो रहा तो बेल्ट को उतार देते हैं, अगर होने लगा है तो चलो इसको माउंट कर देते हैं. तो ये वाला काम नहीं करना. Subsection 2 in every factory suitable device for cutting off power in emergencies from running machine shall be provided and maintained in every workroom. तो हर वर्करूम में कटिंग ऑफ पावर इमरजेंसी केस में वो प्रोवाइड होना चाहिए. ठीक है, एक मशीनरी रन हो रही है और उसके अंदर ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस भी अटैच नहीं है और कोई खतरा लाक हो रहा है, कोई स्पार्किंग हो रही, कुछ भी हो रहा है तो कटिंग ऑफ पावर का जो है वो डिवाइस वहाँ प्रोवाइड की जानी चाहिए. Subsection 3 in respect of factories in operation before the commencement of this ordinance, the provision of subsection 2 shall apply only to workrooms in which electricity is used for power. इस ऑर्डिनेंस 1972 के ऑर्डिनेंस से पहले जो फैक्ट्रीज काम कर रही थी उनके लिए क्या था कि वो जो वर्क रूम जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उनके पास ये कटिंग ऑफ पावर की डिवाइस या स्ट्राइकिंग गियर प्रोवाइड किया जाए. अदरवाइज बाकियों के लिए इस कमेंसमेंट के बाद जितनी फैक्ट्रीज थी उन सब के लिए कंपल्सरी है. Section 30 self-acting machines. No transversing part of a self-acting machine in any factory and no material carried thereon shall, if the space over which it runs in a space over which any person is liable to pass whether in the course of his employment or otherwise be allowed to run on its outward or inward transverse within a distance of 18 inches from a fixed structure which is not part of that machine.
कोई भी ऐसी मशीनरी जो एक सेल्फ एक्टिव मशीनरी है, ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद ही काम कर रही है, उसको कमांड दे दी है और वो काम कर रही है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी मशीनरी के पास से गुजरने के लिए भी एक डिस्टेंस अलाउड किया गया है जो है 18 इंचेस का डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को भी कहाँ से काउंट किया जाएगा? उस मशीन के आउटर एक फ्रेम का, सपोज एक मशीन का है, उसके आउटर एक फ्रेम बना दिया गया है। अब ये एग्जांपल नोट कर लें कि जो जनरेटर होता है उसका भी एक फ्रेम होता है, ठीक है, तो उस फ्रेम से लेकर दीवार तक 18 इंचेस का फासला होना चाहिए, जहां से अगर किसी पर्सन ने, जो पर्सन वहां एम्प्लॉयड है, उस वहां से गुजरना चाहता है तो वहां से गुजरे। अदरवाइज अगर 18 इंचेस से कम का फासला है तो वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो सेल्फ एक्टिंग मशीनरी है, वो डेंजरस हो सकती है किसी भी वर्कर के लिए अगर वो करीब से गुजरेगा, ठीक है। सबसे पहले तो उस मशीन का प्रॉपर उसकी फ्रेम होना चाहिए, उसकी सेफ्टी का एक फेंस होना चाहिए, देखिए वो फेंस होनी चाहिए, उस फेंसिंग से लेकर 18 इंचेस के फासला होना चाहिए, तब तक वहां पे पर्सन गुजर सकता है। अदरवाइज अगर 18 इंचेस के अंदर अंदर वो गुजरेगा तो वो फिर उसके लिए नुकसानदेह है, वो इंजर हो सकता है वहां से, और वो क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं रुकेगी, उसके कटिंग ऑफ पावर का डिवाइस होनी चाहिए ताकि उस मशीनरी को रोका जा सके। That the chief inspector may permit the continued use of a machine installed before the commencement of Labour Law Amendment Ordinance 1972, which does not comply with the requirements of this section on such conditions for ensuring safety as he may think fit to impose. चीफ इंस्पेक्टर है वो ये अलाउ कर सकता है कि जो फैक्ट्रीज लेबर लॉ ऑर्डिनेंस 1972 से पहले बनी थी वो इसको फॉलो ना करते हुए अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं, कि मे बी जो सेल्फ एक्टिव मशीनरी से उनका फासला है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ऐसी इस तरह की कंस्ट्रक्शन है कि 18 इंचेस का फासला पॉसिबल नहीं है, तो वो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए चीफ इंस्पेक्टर उनको अलाउ कर सकता है कि वो 18 इंचेस के कम फासले में गुजर सकें या उसके उतने फासले पर रहकर काम कर सकें। लेकिन वो क्या कंडीशन अलाउ करेगा कि जो वर्कर्स है उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। Section 31, Casing of New Machinery. Section 1, in every machinery driven by power and installed in any factory after the commencement of Labour Law Ordinance 1972. तो हर मशीनरी जो पावर से चल रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हम पहले भी पावर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि पावर से क्या मुराद है, कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो भी मशीनरी चल रही है, ठीक है, कोई भी मशीनरी है जो पावर से चल रही है और इस फैक्ट्री में इंस्टॉल की गई है आफ्टर लेबर लॉ ऑर्डिनेंस 1972 के आने के बाद, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं? क्लॉज ए, एवरी सेट स्क्रू, बोल्ट और की on any revolving shaft, spindle, wheel or pinion shall be so sunk, encased or otherwise effectively guarded as to prevent danger. ठीक है, रिवॉल्विंग शाफ्ट, स्पिंडल, पिनियन, स्पर, ये सारी चीजें हम पिछले सेक्शन में इसको पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं। तो इन सबको क्या है, प्रॉपरली इनकेस होना चाहिए, फेंस्ड होना चाहिए और प्रॉपर गार्ड होना चाहिए ताकि डेंजर को प्रिवेंट किया जा सके। क्लॉज बी, all spur, worm and other toothed or friction gear which does not require frequent adjustment while in motion shall be completely encased unless it is so situated as to be as safe as it would be if it were completely encased. तो कोई भी इस तरह का स्पर, वॉर्म या टूथेड फ्रिक्शन गियर है जिसकी प्रॉपर हर टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको प्रॉपरली इनकेस होना चाहिए, उसको फेंस होना चाहिए, प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए। या फिर वो ऐसी पोजीशन पर हो उस मशीनरी की कि अगर उसको फेंस नहीं भी किया गया तो वो सेफ है बाकियों के लिए, जो वर्कर वहां काम कर रहा है। लेकिन हमने पहले भी ये देखा कि जितने भी हैं स्पर, वॉर्म और पिनियन, इन सब को फेंस्ड होना जरूरी है। Subsection 2, whoever sells or let on hire or as agent of seller or hirer causes or procures to be sold or let on hire for use in a factory any machinery driven by power which does not comply with the provision of subsection 1. अगर कोई अपनी मशीन जो है वो सेल कर देता है या वो हायर करता है, ठीक है, किसी सेलर से या हायरर से, और वो अपनी फैक्ट्री में उसको बाय इलेक्ट्रिसिटी वो उसको ड्राइव करता है, उसको चलाता है, लेकिन वो क्या है, इस सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही, यानी कि उसमें जो भी सेट स्क्रू बोल्ट हैं, जो भी पिनियन है, जो स्पिंडल हैं, जो वॉर्म स्पर हैं, वो प्रॉपरली इनकेस्ड नहीं है, फेंस्ड नहीं है,
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months. तो उसके लिए सजा है कि उसके लिए imprisonment हो सकती है 3 months के लिए, and with fine which may extend to 20,000 rupees, और 20,000 रुपीज तक फाइन उसको हो सकता है. 20,000 ये पंजाब अमेंडमेंट का फाइन है, या फिर वो दोनों भी उसको दे सकते हैं. अगर जो मशीनरी वो यूज कर रहा है उसने हायर की है या सेल की है तो उसको, और वो प्रॉपर्ली फेंस्ड नहीं है, तो उस पर फाइन हो सकता है उसे. Subsection 3, the provincial government may make rules specifying further safeguard to be provided in respect of any other dangerous part of any particular machine or class or description of machines. और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है, वो रूल्स बना सकती है प्रॉपरली जो मशीन यूज हो रही है या क्लास ऑफ मशीन या डिस्क्रिप्शन मशीन, किसी भी डेंजरस पार्ट को सेफ गार्ड करना है. इन जो ऊपर बता दी हैं पार्ट्स, उनको तो इनकेस करना ही करना है, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्दर कोई रूल्स बना देती है किसी भी डेंजरस पार्ट को फेंस करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो और वर्कर की सेफ्टी के लिए, तो वो उसके मुताबिक रूल्स बना सकती है और फैक्ट्रीज के ऑक्यूपाइड मैनेजर उनको ये फॉलो करना होगा. Section 32, prohibition of employment of women and children near cotton openers. No woman or child shall be employed in any part of a factory for pressing cotton in which a cotton opener is at work. तो कोई भी कॉटन ओपनर की जो जगह है वहां पर कोई भी वुमेन या चाइल्ड काम नहीं करेगी, provided that if the feed end of a cotton opener is in a room separated from the delivery end by a partition extended to the roof or to such height as the inspector may in any particular case specify in writing, woman and child may be employed on the side of partition where the feed end is situated. तो कोई भी चाइल्ड और वुमेन जो है वो ऐसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा जहां पर कॉटन ओपनर काम कर रहा है, लेकिन अगर जो कॉटन ओपनर है उसका फीड एंड जो है वो एक अलग रूम में हो और उसका डिलीवरी एंड जो है वो दूसरे रूम में जा रहा हो, तो वहां पर जो फीड एंड है वहां पर बच्चे और चिल्ड्रन काम कर सकते हैं. लेकिन अगर फीड एंड और डिलीवरी एंड दोनों एक ही रूम में हैं तो वहां पर चाइल्ड और वुमेन काम नहीं करेंगे. लेकिन अगर सेपरेट रूम में है, यानी कि एक रूम से फीड एंड है, एक रूम से जो है वो कॉटन डाली जा रही है उसमें, दूसरे से निकाली जा रही है, तो फीड एंड पर औरतें या बच्चों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, वो काम कर सकते हैं. अदरवाइज अगर एक ही रूम में है पूरी मशीनरी तो वहां पर वो काम नहीं कर सकते.